हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं विनय कुमार आज आपके सामने एक नया चीज़ लेके आया हूँ डीएनए स्ट्रक्चर से संबंधित। डीएनए स्ट्रक्चर पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर दिया था, ये पार्ट 2 है जिसमें हमने वीडियो बनाया है एक्सप्लेनेशन ऑफ डीएनए कि किन किन तरीके से हम डीएनए का अध्ययन कर सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ डीएनए, या हमको दूसरे रूप में कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ डीएनए। डिस्क्रिप्शन ऑफ डीएनए दोनों एक ही चीज है, या तो हम इसका एक्सप्लेनेशन करें या तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करें, क्या है कैसे है उसके बारे में बताएं। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ डीएनए या हम इसको डिस्क्रिप्शन ऑफ डीएनए कहते हैं। इसमें हम अध्ययन करेंगे वी डिस्क्राइब डीएनए। वी डिस्क्राइब डीएनए इन 4 हेडिंग्स। चार हेडिंग्स में हम इसका अध्ययन करेंगे। नंबर 1 ओरिएंटेशन, पहला ओरिएंटेशन रहेगा। नंबर 2 सिमेट्रिकल प्लेन, सिमेट्रिकल प्लेन। नंबर 3 स्पेसिफिक पेयरिंग। नंबर D स्टेबिलिटी। हम डीएनए को 4 हेडिंग्स के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1 ओरिएंटेशन, नंबर 2 सिमेट्रिकल प्लेन, नंबर 3 स्पेसिफिक पेयरिंग, नंबर 4 स्टेबिलिटी ऑफ हेलिक्स। तब इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें हम सबसे पहले चलते हैं नंबर 1। नंबर 1 है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है इट मीन्स इट strands have opposite डायरेक्शन या ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कहते हैं डायरेक्शन को, अपोजिट पोलैरिटी है या डायरेक्शन है या ओरिएंटेशन है। देखिए, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि एंटी पैरेलल, एक 5' to 3' है, एक 3' to 5' है। जैसे 1 स्ट्रैंड जो है, एक स्ट्रैंड है वो 5' to 3' डायरेक्शन में, जबकि अनदर स्ट्रैंड 3' to 5' डायरेक्शंस में है। इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशंस का मतलब होता है कि जो दोनों स्ट्रैंड है, हेलिक्स की जो दोनों स्ट्रैंड्स होती है, वो दोनों स्ट्रैंड्स अपोजिट डायरेक्शन में, एक स्ट्रैंड अगर 5' to 3' है तो दूसरा स्ट्रैंड 3' to 5' है। इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। इसका पिक्चर बनाइएगा तो इस तरह से होगा। अगर इसको आप 5' मानते हैं तो ये 3'
अगर इसको हम 3' मानते हैं तो ये 5'। इस तरीके से इसका है। इसमें आपका ये मेजर ग्रुप है, MAJOR, मेजर ग्रुप। और एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसको माइनर ग्रुप कहते हैं। माइनर ग्रुप का मतलब होता है धंसा हुआ, GROOVE। एक टर्म जो होता है वो एक टर्म हम गिनते हैं जहां पर मेजर ग्रुप होता है। एक मेजर ग्रुप से दूसरे मेजर ग्रुप के बीच में एक टर्म कहलाता है। तो ये इसका जो डायरेक्शन हुआ वो एंटी पैरेलल होता है। अगर एक इधर की ओर है तो एक इधर की ओर, अपोजिट में डायरेक्शन में। इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। नंबर 2 में हम आते हैं। नंबर 2, सिमेट्रिकल प्लेन। नंबर 2 है सिमेट्रिकल प्लेन। इसमें जो होता है सिमेट्री, इसकी जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री है एक प्लेन होता है। सिमेट्री सुपर हेलिकल है। सिमेट्री इज इसकी सिमेट्री सुपर हेलिकल होती है, बहुत ज्यादा क्वाइलिंग होती है इसमें। नंबर 2 पॉइंट, जो इसका जो प्लेन्स होता है, प्लेन अबाउट विच ए रोटेशन एक स्क्रू कांटी होता है ना, उसी तरह का होता है। रोटेशन लिव्स द ऑब्जेक्ट। प्लेन अबाउट विच द रोटेशन इज हैपन। इस तरह से स्पाइरलिंग होते चलता है। किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के बाद ऊपर चला जाता है, लेकिन किसी एक ही बिंदु से स्टार्ट होता है, ऐसा महसूस होता है। इस तरह की उसकी क्वाइलिंग होती है। नंबर 3 है प्रोसेस स्क्रू लाइक रोटेशन। प्रोसेस स्क्रू लाइक रोटेशन। स्क्रू जो कांटे होता है, जिसको हम दीवार में या ईंटा में या लकड़ी में हम डालते हैं, घुसाते हैं, उसमें धार बना हुआ रहता है, इंक्लाइंड प्लेन करके रहता है, वो वाली कांटे। उसी तरह का ये होता है कि एक एंड से स्टार्ट होता है, दूसरे एंड पर इंक्लाइंड प्लेन के अंदर चलता चला जाता है। उसको स्क्रू लाइक करते हैं, रोटेशन होता है। एक और इसका है, तो पहला सिमेट्री हो गया। इसमें सिमेट्रिकल प्लेन में हमने देखा कि सिमेट्री जो है सुपर हेलिकल है, बहुत ज़्यादा हेलिक्स किया हुआ है। और प्लेन जो होता है उसका जो रोटेशन होता है किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, रोटेशनल एक्टिविटी में चला जाता है, जो एक स्क्रू की तरह होता है। स्क्रू में हमेशा याद रखिएगा कि जो स्क्रू कांटी होता है उसका जो उसमें धार बना हुआ रहता है और ऊपर की ओर इंक्लाइन प्लेन करते हुए चला जाता है। जो स्क्रू अलग तरह का कांटी है, नेल है। एक और खास बात होती है कि डीएनए जो होता है, डीएनए इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है कि अगर लाइट को डीएनए से पास कराया जाए तो लाइट राइट साइड की रोटेट करेगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दैट इज इट रोटेट्स, ये रोटेट करेगा, दैट इज इट रोटेट्स द polarized light
polarized light to the right. राइट की ओर चला जाएगा। इसके साथ साथ ये इम्पोर्टेंट हो गया कि हमेशा याद रखिएगा कि डीएनए डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अगर इसके मीडियम से किसी लाइट को हम पास करावें तो वो लाइट राइट साइड की ओर मूव कर जाएगा। इट स्पिन्स टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ मुड़ जाता है। इसमें एक फिगर हम आपको बताते हैं। इसका यहां से लेकर के यहां तक का एक टर्न है, जिसको हम कहते हैं 1 टर्न। एक टर्न माना जाता है। एक टर्न जो होता है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 1 टर्न इज इक्वल टू 10 न्यूक्लियोटाइड्स या 10 बेसेस। 10 बेस पेयर होते हैं। 10 बेस पेयर होता है 1 टेंस में। और इसका जो टर्न का डिस्टेंस होते हैं, यदि हम 34 एंगस्ट्रॉन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो एक टर्न में आपको 10 बेसेस पाए जाते हैं, बेस पेयर्स होते हैं। तो समूचे एक टर्न का जो डिस्टेंस होता है, यदि एंगस्ट्रॉन में लेते हैं तो 34 एंगस्ट्रॉन है। यदि एंगस्ट्रॉन में लेते हैं, जिसको A0 कहते हैं, तो क्या हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉन। 34 एंगस्ट्रॉन ये हो गया 1 टर्न का। और बिटवीन बेस हो गया बिटवीन 2 बेसेस। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेसेस, तो यह हो जाएगा आपको 3.4 एंगस्ट्रॉन। ये हो जाएगा। एक टर्न जो है उसमें 10 बेस पेयर होते हैं। यदि एक टर्न का हम डिस्टेंस हम नापना चाहें एंगस्ट्रॉन में तो 34 एंगस्ट्रॉन है। और अगर चूंकि 10 बेस पेयर होता है तो 10 से हम भागा दे देंगे तो 2 बेस पेयर के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा। तो 2 बेस के बीच का डिफरेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉन। 3.4 एंगस्ट्रॉन, यह 34 एंगस्ट्रॉन हो गया। और इसके बीच की जो दूरी हो गई 3.4 एंगस्ट्रॉन हो गई। इस तरह से अगर हम एंगस्ट्रॉन में इसका डिस्टेंस नापेंगे तो एक टर्न का 34 एंगस्ट्रॉन है और 2 बेस के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉन है। लेकिन यदि हम नैनोमीटर में नापेंगे, इफ इन नैनो, अगर हम इसको नैनोमीटर में नापते हैं तो नैनोमीटर में जो 1 टर्न होगा, नैनोमीटर का जो 1 टर्न होगा वो 3.4 नैनोमीटर होगा। और 2 के बीच में जो दूरी होगी 0.34 नैनोमीटर होगा। इस तरह से डिस्टेंस होता है नैनोमीटर का। तो नैनोमीटर में 1 टर्न इक्वल टू हो जाता है 3.4 nm। और बिटवीन बेस के बीच में, बिटवीन 2 बेसेस के बीच में जो दूरी हो जाती है 0.34 नैनोमीटर, ये हो जाता है। तो दिस इज द सिचुएशन इन द सिमेट्रिकल प्लेन में हमने बताया। और दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको याद रखिएगा कि 1 टर्न है 34 एंगस्ट्रॉन में जाते हैं तो एंगस्ट्रॉन में 34 एंगस्ट्रॉन हो जाता है। इसको एंगस्ट्रॉन कर लीजिएगा। और अगर नैनोमीटर में जाते हैं तो 3.4 हो जाता है। उसी तरह बेस के बीच में एंगस्ट्रॉन में जाते हैं तो 3.4 एंगस्ट्रॉन हो जाता है। और अगर नैनोमीटर में जाते हैं तो 0.34 नैनोमीटर हो जाता है। तो दिस इज द सिचुएशंस ऑफ योर सिमेट्रिकल प्लेन।
और जहां तक डायमीटर का प्रश्न है कि दो बेसेस के बीच में, दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू स्ट्रैंड्स, डायमीटर बिटवीन टू स्ट्रैंड्स, दो स्ट्रैंड्स के बीच में दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो डायमीटर होते हैं, दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो डायमीटर होते हैं बताएंगे। ट्वेंटी एंगस्ट्रॉन, और अगर इसको नैनोमीटर में जाते हैं तो 2 नैनोमीटर। ये हो गया दो स्ट्रैंड्स के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स। दो स्ट्रैंड्स के डिस्टेंस के बीच की दूरी हो गई। लेकिन अगर दो बेसेस के बीच की दूरी, बिटवीन टू बेसेस, डिस्टेंस बिटवीन टू बेसेस, अगर दो बेसेस के बीच में डिस्टेंस हो गया, यानी एडेनिन है तो थायमिन है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हो जाता है 11-11 एंगस्ट्रॉम। इतना याद रखिए, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं स्पेसिफिक पेयरिंग। स्पेसिफिक पेयरिंग है नंबर सी। हम जानते हैं कि स्पेसिफिक पेयरिंग में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें आपका 3 कंपोनेंट्स है। 3 नंबर 1 हो गया नाइट्रोजीनस बेसिस। नंबर 2 डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज शुगर, सिर्फ पेयरिंग समझना है। नंबर 3 फॉस्फेट। इतने चीज के बारे में हम देखेंगे। नंबर 3 फॉस्फेट्स होता है। तीनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किसके साथ कौन क्या लगता है। तो नाइट्रोजीनियस बेसिस जो होते हैं, नाइट्रोजीनस बेसिस में 2 पार्ट होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। ये 2 तरह का होता है, 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स। एक में होता है पायरिमिडिन, पायरिमिडिन में थायमिन होता है, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल होता है। जबकि प्यूरिन जो होते हैं इसमें एडेनिन और गुआनिन होता है, एडेनिन एंड गुआनिन। इस तरह से पायरिमिडिन और प्यूरिन इस तरह से होते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है कि पेयरिंग करने हैं, हमको PARI यानी पेयरिंग करने। तो पेयरिंग करने के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जो हम पेयरिंग करेंगे उसमें ए के साथ टी कंबाइन करेगा, ए के साथ टी कंबाइन करेगा। तो ए का एडेनिन हमेशा किसके साथ पेयर करता है, थायमिन के साथ। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एडेनिन का 6 पॉइंट, एडेनिन का 6 पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट बॉन्ड करेगा 4 और 3 से किसका, थायमिन का। एडेनिन का पॉइंट नंबर 6 थायमिन के पॉइंट नंबर 4 से, और पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 3 से। मैंने एडेनिन का 6 1
थायमिन के नंबर 4 और 3 से कंबाइन करके ये बॉन्ड का निर्माण करता है। उसी प्रकार हम पायरिमिडीन में देखेंगे। पायरिमिडीन में देखिएगा, पायरिमिडीन का जो सिस्टम है आपका गुआनिन और साइटोसिन है। तो गुआनिन और साइटोसिन तो 6-1 दोनों में समान रहेगा। 6, 1, 4, 3 उसी प्रकार है जिस प्रकार प्यूरिन में है। पायरिमिडीन में ये दोनों है, लेकिन एक और ऐड हो जाएगा, इसका नंबर 2 और इसका नंबर 3 और इसका नंबर 2 ऐड हो जाएगा। यानी गुआनिन का इसमें देखिए 3 बॉन्ड हो गया, इसमें 2 ही बॉन्ड था ना। इसमें क्या होता है जीसी में, जीसी में जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। जीसी में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो पायरिमिडीन में 6-1-2 साइटोसिन के 4-3-2 के साथ पेयरिंग करता है और ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है। और इसमें 6-1 और 4-3 देखिएगा, 6-1 और 4-3 दोनों में कॉमन है, लेकिन एक एडिशनल बॉन्ड है 2-2, इसका नंबर 2 और इसका नंबर 2 दोनों कंबाइन करता है और दोनों कंबाइन करके बॉन्ड बनाता है जो थर्ड बॉन्ड हो जाता है। ये बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस तरीके से ये बेस का होगा। अब बेस जो होता है शुगर के साथ कहाँ पेयर कर रहा है, को ध्यान देना। बेस विथ शुगर पोजीशन, बेस विथ शुगर पोजीशन, बेस का शुगर के साथ पोजीशन है। तो प्यूरिन at the number, purine at the number 9, pyrimidine at the number 1। हमेशा याद रखिएगा शुगर के साथ एडिशन है। अभी हमने देखा कि नाइट्रोजनियस बेस एक दूसरे के साथ किस किस पोजीशन पर, किस किस पॉइंट पर, किस किस संख्या पर ऐड रहते हैं। अब हम देखेंगे शुगर के साथ बेस का एडिशन किस जगह पर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा प्यूरिन का नंबर 9 शुगर से जुड़ता है और पायरिमिडीन का नंबर 1 शुगर से जुड़ता है। माने किसी भी परिस्थिति में शुगर का नंबर 1 ही रहेगा। और जहां तक प्यूरिन और पायरिमिडीन का शुगर के नंबर से, ये नंबर जो हो रहा था ये दोनों प्यूरिन का ही नंबर है। दिस नंबर इज प्यूरिन, दिस नंबर इज पायरिमिडीन। तो शुगर का नंबर क्या है, तो शुगर नंबर इज एट, ये दोनों जो है शुगर का जो नंबर है, शुगर नंबर इज एट 01। शुगर का 01 नंबर है, नंबर 1 से ऐड होगा, यानी पायरिमिडीन का नंबर 1 शुगर के नंबर 1 से जुटेगा, प्यूरिन का नंबर 9 शुगर के नंबर 1 से जुटेगा। मतलब किसी भी परिस्थिति में शुगर का नंबर 1 ही होना चाहिए। अब हम देखते हैं फॉस्फेट का। वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फेट। तो फॉस्फेट जो होता है, फॉस्फेट का शुगर के साथ एडिशन होगा। तो फॉस्फेट का शुगर के साथ नंबर 5 पर होता है। फॉस्फेट विथ शुगर इज एट नंबर 5, यानी शुगर का 5वां पोजीशन, फॉस्फेट का कोई पोजीशन नहीं होता है। फॉस्फेट शुगर के साथ 5वें पोजीशन पर जुड़ता है। इतना क्लियर हो गया। शुगर के साथ जो फॉस्फेट जुड़ता है नंबर 5th पोजीशन पर जुड़ता है। स्ट्रक्चरली हम डिफरेंस के इसके अगले एपिसोड में हम करेंगे या वीडियो में करेंगे। अभी हम नंबर देख लिया करेंगे। ये करता है। अब इतना हो जाने के बाद थोड़ा सा हम बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बॉन्ड्स, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड,
हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बिटवीन बेस होता है, बिटवीन बेसेस। अभी हमने देखा कि ए टी के साथ और सी जी के साथ जो बॉन्ड बनाता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। नंबर 2, एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है, एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है आपको बेस और शुगर के बीच में होता है, बॉन्ड बिटवीन शुगर बेस एंड शुगर। हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी बेस होते हैं वो शुगर के साथ जो बॉन्ड होते हैं वो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड कहलाता है। चाहे एन ग्लाइकोसिड कहिए या ग्लाइकोसिड कहिए, दोनों एक ही चीज है। यानी ग्लाइकोसिड जिसको कहते हैं एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से होता है और बनता है एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बिटवीन। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है फॉस्फो, तीसरा बॉन्ड होता है फॉस्फो एस्टर, या इसमें आप ये भी कर सकते हैं शुगर का नंबर 1 और नंबर 9, वो तो हो चुका है एग्नियल बॉन्ड। नंबर 3 फॉस्फो एस्टर, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड जो होता है वो शुगर के साथ फॉस्फेट का बॉन्ड है, बॉन्ड बिटवीन sugar and phosphate। शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फो एस्टर। नंबर 4 फॉस्फो डाइस्टर, फॉस्फो bond between two nucleotides। दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्ड, यानी हम कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर। मीन्स इसका मतलब होता है दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसका मतलब है it means phosphate, it means phosphate of one nucleotide and phosphate of one nucleotide and sugar of next nucleotide। एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का शुगर के बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो शुगर का क्या पोजीशन होता है, शुगर का नंबर 3 पोजीशन होता है, शुगर एट 3, जबकि फॉस्फेट जो होता है एट 5, एट 3, और ये 5 पोजीशन। तो इसी के आधार पर ना 5' 3' या 3' 5' हम कहते हैं, ये डिपेंड करता है इसी के आधार पर। तो ये फॉस्फेट और शुगर के बीच में और एक फॉस्फो, इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो उसको हम फॉस्फोडाइस्टर उस बॉन्ड को कहा जाता है।
तो इस तरह से हमने सभी बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम अगला पोर्शन आते हैं, स्टेबिलिटी। नंबर 5 था स्टेबिलिटी है। नंबर 4 स्टेबिलिटी ऑफ हेलिक्स। इसमें कुछ नहीं है। हायर द जीसी, higher the GC concentration, higher the GC concentration, higher the stability. जितना ज्यादा ई होगा कोई डीएनए में, जितना ज्यादा जीसी होगा उतने ही ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल डीएनए रहेगा। डीएनए की स्टेबिलिटी जीसी के कंसंट्रेशन पर आधारित होती है। अगर जीसी ज्यादा है तो दैट डीएनए इज मोर हार्ड एंड मोर स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ये जो जीसी जो है इसको टूटने में ज्यादा एनर्जी लगती है। एटी आसानी से टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन जीसी को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है एटी के मुताबिक, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा देता है। सिग्निफिकेंस में थोड़ा सा देखेंगे। Number 1, the sequence of particular segment. Of DNA is called gene. इसके अध्ययन से एक सब पता चलता है। डिस्क्रिप्शन में इट एक्सप्लेन वेल द mechanism of replication, transcription,